नमस्कार। अब से पहले फ्रीऑन कर रहे थे। अपने फ्रीऑन का नामकरण जो है, नाम कैसे लिखते हैं, सूत्र कैसे निकालते हैं, वो बताया था। फ्रीऑन देखते हैं वापस से एक बार। हम कर रहे थे फ्रीऑन। फ्रीऑन में सूत्र कैसे निकाला जाता है बताया था। जैसे यदि 114 का फ्रीऑन 114 का सूत्र लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखें। सबसे पहले 114 है तो पहला मान जो है वो x दर्शाएगा, दूसरा y और तीसरा z। x बराबर हमेशा होता है c-1, y बराबर होता है x+1 और z बराबर होता है फ्लोरीन की संख्या। और यहाँ पर ये इक्वल टू में है। यहाँ पर कैसे कि x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर कितना है 4। तो यहाँ से दो मान आ रहे हैं आपके पास प्रत्येक के। x बराबर ये तो मान हमेशा होते होते, ये याद रखना। ये आपको सूत्र जो दिया गया है अंकों के अंदर, उसके अनुसार निकालें। जैसे तो इसको x मानते हैं, इसको y, इसको z। तो x बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 1, y बराबर कितना दे रखा है 1 और z बराबर कितना दे रखा है 4। तो यहाँ पर z बराबर f मतलब फ्लोरीन की संख्या, मतलब z बराबर कितनी दे रखी है फ्लोरीन की संख्या 4। तो f का मान तो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। यहाँ से h का मान कितना है y बराबर x+1 और y बराबर कितना दे रखा है 1। तो x+1 जो है इसको किसके बराबर कर देंगे अपने 1 के। x+1 = 1। तो h बराबर कितना है 1 - 1, तो h बराबर कितना होगा 0। तो h का मान तो वैसे ही बता रखा है कि हमेशा कितना आता है 0। हाइड्रोजन नहीं होते क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर। इसका कैसे निकालेंगे c-1 = किसके बराबर, क्योंकि x के बराबर ये है और x के बराबर ये है, तो इन दोनों के मान आपस में बराबर कर रहे हैं अपने। c-1 = 1, देन c = कितना होगा यहाँ पर 1+1, तो c बराबर 2। तो कार्बन की संख्या यहाँ से कितनी आ गई आपके पास 2। अब इसका सूत्र कैसे निकाला जाएगा। सूत्र निकालने की बड़ी ट्रिक है। कार्बन की संख्या 2, तो पहले तो दो कार्बन आपस में सिंगल बंध से बना लें। हमेशा इनमें सिंगल बंध होगा, एल्केन ही बनेगा, एल्कीन और एल्काइन नहीं बनेगा। दो सिंगल बंध आ गया पहले तो इनके। अब बात आती है कि इनकी वैलेंसी खाली कितनी है 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी खाली है। क्यों है 6 वैलेंसी खाली। सभी को पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 1 2 3 4, और इसकी भी 1 2 3 4, 4 वैलेंसी है दोनों की। लेकिन एक से तो आपस में बंध बना रखा है, 3 दोनों की खाली है। अब पहले किसे जोड़ा जाए। शब्द आपके पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले Cl, ये बात अलग है। कार्बन तो दे रखे हैं 2, फ्लोरीन भी दे रखे हैं 4, तो 4 लगा दो, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये चौथा। तो बची हुई जगह पर क्या लगाना है क्लोरीन लगाना है, Cl लगाना है, Cl। तो ये बढ़ गया आपका सूत्र। दो तो जिसमें कार्बन है ये पहले से निकालते हैं। फ्लोरीन सूत्र किस लिए बनाते हैं, क्लोरीन की संख्या निकालने के लिए। 2 कार्बन है, फ्लोरीन 4 है, तो ये हो गया C2F4। क्लोरीन कितने हैं 2, Cl2। ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये सूत्र होता है। 114 का सूत्र होता है C2F4Cl2। अब ये तो निकाल लिया कि C2F4Cl2 इससे निकाला है 114 से। यदि आपको सूत्र दे दिया जाए ऐसे C2F4Cl2 सूत्र दे रखा है आपको, और अंकों के अंदर सूत्र पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे फ्रीऑन का। तो निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने C2F3Cl3। एग्जांपल ले लिया है C2F3Cl3, C2F3Cl3। इसे अंकों में फ्रीऑन का सूत्र कैसे लिखें। फ्रीऑन सबसे पहले तो लिखते हैं, फ्रीऑन शब्द आता है, फिर डैश। कैसे लिखा जाता है आपको पता है, हमेशा बताया है कि बीच वाला अंक जो है वो किसको दर्शाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हमेशा कितने होते हैं 0। तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 होता है, ये बीच वाला x जो है।
यही तो होता है। या यहाँ पर ऐसे देखेंगे इनके मान लिख लो। कार्बन बराबर संख्या कितनी दे रखी है? 2। फ्लोरीन बराबर संख्या कितनी दे रखी है? 3। हाइड्रोजन बराबर संख्या कितनी दे रखी है? 0। एक तो ये मान दे रखे हैं और एक आपको पता है x के मान तो है, इनके मान दे रखे हैं और यही मान किसके होते हैं यहाँ पर? x y z। यहाँ पर क्या होता है? x बराबर c माइनस y और y बराबर क्या होता है आपके पास? h प्लस 1 और f बराबर क्या होता है? ये z बराबर क्या होता है? फ्लोरीन की संख्या। तो यहाँ से शुरुआत कैसे करेंगे ये देख लीजिए वापस से। ये तो है आपके पास परमानेंट सूत्र जो है, अब निकालेंगे कैसे? कार्बन की संख्या यहाँ कितनी दे रखी है? 2 दे रखी। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 0। फ्लोरीन की संख्या दे रखी है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लोरीन की तो है। फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 3। तो इस सूत्र के अंदर ये जो हाइड्रोजन कार्बन के मान रखते जाओ। x बराबर कितना आएगा? पहले कार्बन की संख्या कितनी दे रखी है? 2, तो 2 माइनस 1 यानी x बराबर मान आ गया 1। y बराबर क्या होता है हमेशा? h प्लस 1 और h का मान कितना है? 0, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। और यही बताया गया कि y हमेशा कितना रहता है? इसके एक ही तो होता है। z बराबर जो है वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर z है f के बराबर और f किसके बराबर दे रखा है? 3, तो z बराबर f इक्वल टू 3। तो यहाँ पर z बराबर अपने आप लिखा है 3। तो ये सूत्र x y z और आपको पता है कि सूत्र किस रूप में लिखते हैं? x y z और x का मान कितना है? 1, ये रहा 1, y कितना है? 1, ये रहा 1 और z कितना है? 3। तो ये सूत्र किसका? फ्रीओन 113 का। इस तरीके से अपने निकाल लेंगे उल्टा। तो ये तो अब तक आपने किए थे फ्रीओन। इसके बाद कहा था कि फ्रीओन के बाद आएंगे कि फ्रीओन का वातावरण पर क्या प्रभाव होता है। फ्रीओन का वातावरण पर क्या प्रभाव होता है? क्या होता है वातावरण प्रभाव? तो प्रभाव सबसे बड़ा यही होता है कि फ्रीओन जो है ओजोन परत जो है, कौन सी परत? ओजोन परत, इसको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी मोटाई जो है उसमें क्या कर रहा है? कमी कर रहा है, या कहते हैं कि इसका क्षय करवा रहा है। कमी आ रही है ओजोन परत में। किसके कारण आ रही है? या कहते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। किसके कारण? फ्रीओन्स के कारण। अब फ्रीओन के कारण ओजोन परत में छिद्र होगा तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी को पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी विकिरण जो है सूर्य से धरती की तरफ आती है, लेकिन उसका 95% हिस्सा जो है अल्ट्रावायलेट रेज का, सूर्य की जो विकिरणें हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी विकिरणें, उनका 95% हिस्सा जो है ये ओजोन परत जो है समताप मंडल में है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में यूवी किरणों का 95% हिस्सा अवशोषित कर लेती है या अवशोषित कर वापस से उसे परावर्तित करवा देती है। इसलिए 95% सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर नहीं आ पाती। यदि यह 95% भी धरती पर आती तो क्या होता? तापमान जो है उसमें क्या होती? वृद्धि होती। तापमान धरती का बहुत अधिक होता, तापमान अधिक होता तो ग्लेशियर्स जो है वो क्या होते? पिघल जाते। यही कारण है कि कह रहे कि ओजोन परत जो है इसकी मोटाई में या इसमें छिद्र हो रहा है और छिद्र नहीं होना चाहिए। छिद्र होगा तो क्या होगा? ग्लेशियर्स जो है सारे पिघल जाएंगे और जितने भी शहर जो है वो क्या होगा? डूब जाएंगे। समुद्र किनारों पर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर जैसे ही बढ़ेगा और समुद्र के किनारों पर अधिकांश शहर बसे हैं जो क्या होगा? जल पर ले। लेकिन यहाँ पर एक और कारण भी दे रखा है कि अल्ट्रावायलेट रेज रोकती है। हमारे ऊपर भी कैसा प्रभाव है? यदि अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य की विकिरणें आती है सीधी सारी की सारी 100% विकिरण धरती पर आए तो मनुष्य को
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कैसे? जैसे हमारा बाह्य आवरण क्या होता है शरीर का, मनुष्य का चमड़ी तो है, तो चमड़ी जो है इस इतनी प्रारंभिक विकिरण जो है इतने तापमान को सहन नहीं कर पाएगी। हो सकता है चर्म कैंसर हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, चर्म कैंसर या चमड़ी का जो कैंसर होता है वो हो जाए। विकिरणों के कारण अपने अंदर म्यूटेशन उत्पन्न हो जाए, म्यूटेशन हो जाएगा अपने अंदर, जैसे जीनी संरचना के अंदर अचानक परिवर्तन हो जाए अपने, वो भी हो जाएगा एक। और पादप पल्लव जो है या समुद्री जल जो है उसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण समुद्री जीव जो है उनकी संख्या में निरंतर क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। और से भी बहुत से कारण है इसके, पौधों को क्षति होगी, आंखों जो है अब 5% 95% तो ये अवशोषित कर रही है, 95% अवशोषित कर रही है, तो 5% विकिरण जो है धरती पर आ रही है, आ रही है। उनमें से भी यदि सूर्य की ऊपर की तरफ अपने देखते हैं सूर्य की तरफ तो आंखों को नुकसान पहुंचता है, और यदि 100% आए तो आंखों में क्या हो सकती है, रोशनी जा सकती है, आंखों की अंधे हो सकते हैं लोग, मोतियाबिंद रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ वातावरण पर प्रभाव है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि फ्रियोन करता क्या है, ओजोन परत में कमी लाता है। सारा कारण इसी का तो है कि ओजोन परत में कमी लाएगा तो ही तो ऐसा होगा कि 95% जो परावर्तित हो रही थी ऊपर ही रह रही थी वायुमंडल में वैसा ही नीचे आएगी। लेकिन यदि ओजोन परत में कमी न हो तो ये नहीं होगा ऐसा। और ओजोन परत में कमी किसके कारण होता है, फ्रियोन। कैसे होती है ओजोन परत में कमी, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे CFCl3 क्या है आपके पास, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो है फ्रियोन जिसे बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये है शोभ मंडल जो धरती से स्टार्ट होता है, पहला मंडल इसे पार कैसे कर देता है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता जो है कम होती है और यह धीरे धीरे ऊपर उठते हुए समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। कौन से मंडल में, समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। अब समताप मंडल में पहुंचकर, समताप मंडल में है क्या, समताप मंडल में आपके पास है पहले से ओजोन परत, और ओजोन का सूत्र O3 होता है, आपको पता है। ओजोन परत में ओजोन गैस ही तो है, तो ओजोन परत में कौन पहुंच जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन समताप मंडल कहते हो, चैन से क्या कहते हैं, ओजोन परत। ओजोन परत के पास कौन पहुंचे, फ्रियोन। करेंगे क्या, ओजोन परत जो है या समताप मंडल में पहले से कौन आ रही है, यूवी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। अब अल्ट्रावायलेट रेज जो बहुत अधिक 95% तक यहाँ पर रुकती है, आकर वापस मुड़ जाती है, उनसे कौन अभिक्रिया करेगा, ये फ्रियोन। तो CFCl3 जो है, CFCl3 या कोई दूसरा फ्रियोन हो, वह किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अल्ट्रावायलेट रेज से अभिक्रिया कर अल्ट्रावायलेट रेज से अभिक्रिया होगी या पराबैंगनी विकिरण जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उनसे अभिक्रिया दर्शाएगा। यह जाकर किस मंडल में, समताप मंडल में जो ओजोन परत है वहां। तो ओजोन परत में यह अभिक्रिया दर्शाएगा और करेगा क्या, सिर्फ एक ही काम, मुक्त मूलक बनाएगा नवजात क्लोरीन, यानी कि एक Cl जो है उसे निकाल देगा, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का मतलब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, या इसे ऐसे बोल देंगे कि नवजात क्लोरीन। पीछे बचा क्या, CFCl2, इसके पास भी क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो पहले अभिक्रिया इसने ये दर्शा दी कहां पर जाकर, अल्ट्रावायलेट रेज से ओजोन परत के पास समताप मंडल में क्या निकलेगी, नवजात क्लोरीन। अब आगे का सारा प्रक्रम जो है कौन दर्शाएगी, ये क्लोरीन जो है आपके पास नवजात अकेली क्लोरीन जो है यह प्रक्रम पूरा दर्शाएगी। कैसे दर्शाएगी, ये Cl डॉट क्लोरीन जो है मुक्त मूलक, ये ओजोन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करेगी, ओजोन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके ये बनाएगी Cl, एक इलेक्ट्रॉन है, जुड़ेगा एक ऑक्सीजन के साथ, ये बना देगा ClO, और उसके ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से है डॉट के रूप में। तो पीछे क्या बचा, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया Cl के साथ, पीछे क्या बचा, O2। तो ओजोन परत से इसने अभिक्रिया करके यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन करवा दिया, निकाल दिया ऑक्सीजन, यानी कि अब तक इसने एक अणु के साथ अभिक्रिया कर गया, कौन, Cl डॉट, एक नवजात क्लोरीन।
आगे क्या होगा, आगे वापस से ये जो एक मुक्त मूलक है, एक ऑक्सीजन तो मुक्त होगी, ऑक्सीजन मुक्त होकर वायुमंडल में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मुक्त मूलक है ClO डॉट, ClO डॉट, यह वापस से अन्य ओजोन अणु के साथ अभिक्रिया करेगा। ये वापस से अन्य ओजोन अणु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, O3 के साथ वापस से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। एक ऑक्सीजन जुड़ते ही क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या 4, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो वो बना देगी O2। कितने अणु बन जाएगी O2 के, 2। वापस से ऑक्सीजन नहीं मुक्त होगी, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन ने वापस ले लिया, Cl डॉट। तो शुरू के अंदर एक क्लोरीन जो मुक्त मूलक था वह ओजोन के एटम के साथ अभिक्रिया कर यहाँ भी ओजोन ऑक्सीजन मुक्त करवा रहा है, आगे भी ऑक्सीजन मुक्त करवा रहा है। तो लगातार क्या हो रहा है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ओजोन परत की हानि हो रही है। ओजोन के अणुओं के साथ ये मुक्त मूलक अभिक्रिया करवाकर उसे ऑक्सीजन में रूपांतरित कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते ये वापस से Cl डॉट मुक्त हो गया, यानी कि क्लोरीन मुक्त मूलक नवजात कणों से वापस से बन गया। अब ये वापस से क्या करेगी, वापस से ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगी और वापस से यही स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। ये पहला स्टेप, ये दूसरा, तो लगातार ये दो स्टेप जो है लगातार चलते रहेंगे एक ही क्लोरीन के द्वारा। और यह बताया जाता है कि लगभग 1 लाख ओजोन अणु का, O3 अणु का अपघटन जो है एक Cl मुक्त मूलक के द्वारा करवा दिया जाता है। यहाँ पर तो आपने ये अभिक्रिया की है, इसमें 2 ही अणु आए हैं, लेकिन अधिकांश अभिक्रियाओं में या लगभग 1 लाख ओजोन अणु का अपघटन एक Cl डॉट या एक मुक्त मूलक क्लोरीन जो है करवा देती है। और इस तरह क्या होता रहता है, निरंतर ओजोन परत का ह्रास होता रहता है। अब ये है हुआ है क्या, क्रियाविधि होगी कि ओजोन परत का ह्रास या ओजोन परत की हानि जो है या उसमें छिद्र जो है कैसे हो रहा है। ये कारण किसका है, मनुष्य का ही कारण है कि मनुष्य जो है रेफ्रिजरेटर्स हो गए, फ्रिज है, AC है वगैरह जिनका भी है प्रयोग कर रहा है, जिनके कारण लगातार फ्रियोन्स या CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनका निष्कासन हो रहा है और जो लगातार समताप मंडल में पहुंच रहे हैं, जिनके कारण ओजोन परत की क्या हो रही है, हानि। और अब इसके प्रति सक्रियता दर्शाते हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ऐसा घटित हो रहा है। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, जो भी आने वाला है इसी वर्ष इसी महीने के अंदर, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस बनाया जाता है। लोगों में ओजोन के प्रति या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनका यूज कम करने के लिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस बनाया जाता है। कौन सा दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन संरक्षण दिवस न बनाएंगे, इसके प्रति कोई भी कार्यक्रम न करेंगे तो लगातार ओजोन का ह्रास होता रहेगा और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जिससे मनुष्य का जीवन जो है किसमें आ सकता है, खतरे। तो इस कारण ये ओजोन संरक्षण दिवस बनाया जाता है 16 सितंबर को। ये हुआ आपका फ्रियोन। अब फ्रियोन के बाद इस चैप्टर में आपके 2 छोटे छोटे यौगिक और दिए गए हैं। कौन से यौगिक है वो देख लीजिए। पहला दिया गया है एक DDT। नाम क्या है इसका, नाम वैसे तो पैरा 1 या सीधा लिख सकते हैं, पैरा 1 न लिखें तो सीधा ही लिख देंगे डाइफेनिल। डी से डाइक्लोरो, डी से डाइफेनिल, डी से डाइक्लोरो, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन नाम है इसका। पैरा 1 डाइक्लोरो डाइफेनिल, फुल फॉर्म है इसकी DDT की, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम है DDT का।
अब इसका सूत्र बनाएंगे कैसे? अब इसको ये भूल जाओ, पैरा पैरा डैश या पैरा पैरा वन जो है इसे भूल जाइए आप। सूत्र क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल। सबसे पहले डाइफेनिल बना लीजिए आप। फेनिल की संरचना बहुत बार बना चुके हैं। बेंजीन जो उसकी एक वैलेंसी खाली हो तो वो क्या होती है? फेनिल। ये है आपकी फेनिल, एक वैलेंसी है खाली। डाइफेनिल बनानी है तो एक और फेनिल बना लो, दूसरी बना ली, एक वैलेंसी खाली है, डाइफेनिल बन गया आपका। डाइफेनिल यहाँ पर क्या लगाना है? Cl। ये यहाँ पर क्या लगाना है? क्योंकि पहले लिख रखा है पैरा पैरा वन या पैरा पैरा दोनों याद रख सकते हैं। यहाँ से ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो ये कंडीशन ऑर्थो फिर मेटा पैरा, यानी कि पैरा कंडीशन पर दो क्लोरो लगाने हैं। डाइक्लोरो लगाने किसकी है? फेनिल के। दो फेनिल ले रखी है, उन पर एक एक क्या लगा दिया आपने? क्लोरो। अब आगे क्या है? ट्राइक्लोरोएथेन। अब ट्राइक्लोरोएथेन कौन सा होता है? कार्बन है कितने? दो, जिनके साथ एक पर तो Cl लगे हुए कितने? तीन। एक पर यहाँ हाइड्रोजन है, ये बंध बना रखा है, ये आपस में एक एक बंध इनसे बनाएंगे जैसे ये रहे। प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, एक हाइड्रोजन, दूसरा ये बंध, तीसरी चौथी, तो इसमें भी 4। तो ये आपका यौगिक जो है संरचना किसकी है? ये DDT। किसकी संरचना है? DDT। अब बनाते कैसे हैं DDT को? ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि DDT जो है इसे बनाएंगे कैसे? संरचना तो ये याद रहेगी इसके नाम से कि डाइक्लोरो डाइफेनिल बनाया और फिर ट्राइक्लोरोएथेन है, 3 क्लोरो लगाओ, एक एथेन बना लिया, इनको आपस में जोड़ना है। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन की संरचना तो ये, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण करने के लिए आप अभिक्रिया करवाओगे। एक तो डाइक्लोरोबेंजीन, दो तो लोग यहाँ डाइक्लोरोबेंजीन, ये रही डाइक्लोरोबेंजीन। दो होगी डाइक्लोरोबेंजीन, एक हाइड्रोजन यहाँ से वैलेंसी खाली या हाइड्रोजन दर्शाओगे तभी ये पैरा कंडीशन पर आएगा। अभिक्रिया करवानी किसके साथ है? अभिक्रिया करवानी है आपको क्लोरल के साथ। ये क्लोरल नाम आया था कहीं पर आपके पास? क्लोरल कहाँ आया था? ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया की क्रिया विधि जहां आपने कर रहे थे उसमें एक पॉइंट में आया था कि एसिड एल्डिहाइड था आपके पास, ये एसिड एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया यहाँ पर करवाई गई थी। किसके साथ करवाई गई थी? वापस से यहाँ पर आए थे आपके पास 6 क्लोरीन आई थी, 3 क्लोरीन तो HCl के साथ निकल गई थी H के साथ, और 3 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ी थी और ये बना था CCl3 C डबल बॉन्ड OH। ये आपका है क्लोरल, इसे ही नाम दिया था आपने क्लोरल। तो ये जो क्लोरल है इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाई गई। कैसे करवाओगे? किसे ऐसे लिखी कि बीच में से जल का निष्कासन हो जाए और बाकी भाग को वापस से जोड़ दिया जाए। तो इसे ऐसे लिखेंगे अपने C डबल बॉन्ड OH है और क्या है? CCl3। उपस्थिति किसकी है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। H2SO4 जो है सांद्र H2SO4 ले रखा है, गर्म भी इसे करना पड़ेगा और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होगी। सांद्र H2SO4 में गर्म करोगे तो यहाँ से जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा, बाकी भाग को कंप्लीटली एंटी जोड़ दिया जाए यहाँ पर। तो Cl है, ये एक वैलेंसी खाली, इसकी 2 वैलेंसी खाली, तो इस कार्बन के साथ ये दोनों वैलेंसी सीधे डायरेक्टली बंद बनाता और ये जैसे यौगिक है सेम टू सेम आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है मैंने C के बाद ये जो कार्बन है ये रहा, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर लगा रखा है, इसे नीचे लगा लीजिए, ये रहा। आगे वाले में CCl3 है तो ये C 3 Cl अलग अलग बंद से दर्शाया है, वहां सीधा लिख जाए। यहाँ पर 2 बेंजीन है, क्लोरल क्लोरो, और ये एक वैलेंसी से इससे जोड़ रखा है। तो ये बनेगा ऐसे। करना क्या होगा आपको? 2 तो ले लिए डाइक्लोरोबेंजीन, एक लेना है क्लोरल, उसे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना है। गर्म करने पर आपके पास निर्माण किसका हो जाएगा? DDT का। अब निर्माण तो आपने कर लिया DDT का, सिर्फ
ज्यादातर प्रश्न उपयोग में आता है और इनकी संरचना पूछी जाती है। उपयोग क्या है? उपयोग है कीटनाशी के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। किसके तौर पर? कीटनाशी के तौर पर। कीटनाशी के तौर पर इसका उपयोग डीडीटी का करेंगे तो डीडीटी का फसलों पर ही तो उपयोग किया जाएगा। खेतों के अंदर मच्छर है, खटमल है, इनके नियंत्रण में, कीटनाशकों के नियंत्रण में इनका उपयोग किसका? डीडीटी का किया जाएगा। दो नाम बताए थे, एक डीडीटी और एक और आएगा अभी तक, कौन सा? बीएचसी। इन दोनों का उपयोग एक ही है, कीटनाशी के तौर पर मच्छर खटमल इनके नियंत्रण में किया जाता है। तो उपयोग इन दोनों का एक ही है। एक तो आपने डीडीटी देख लिया, दूसरा अभी आने वाला है, कौन सा? बीएचसी। तो इसमें इकाई है, एक तो इसका नाम क्या है पूरा? पैरा 1 डाइक्लोरो डाइफेनेट ट्राइक्लोरो एथेन नाम है। दूसरा इसका निर्माण कैसे करेंगे? निर्माण करेंगे 2 डाइक्लोरोबेंजीन लेंगे, 1 क्लोरल लेंगे, सांद्र सपोर्ट की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में जल निकल जाएगा और पीछे क्या बन जाएगा आपके पास? डीडीटी। तो यहाँ पर डीडीटी बन गया। तो डीडीटी बनने के बाद आपके पास दूसरा बताया मैंने बीएचसी। ये बीएचसी क्या है? नाम इसका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन इसमें कि पहला ऐसा यौगिक है जो अपवाद के तौर पर होगा। अब अपवाद के तौर पर कैसे? BHC नाम इसका लिखते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब अपवाद कैसे है? अपवाद इसलिए है कि नाम में बेंजीन आ रहा है लेकिन इसके सूत्र में कहीं भी बेंजीन नहीं होती। इसका निर्माण जरूर बेंजीन से आप करोगे। अब इसका सूत्र है क्या? सबसे पहले इसका सूत्र निर्माण कैसे करेंगे उसके अनुसार देख लीजिए। निर्माण है प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन जो है इसका क्लोरीनीकरण करवाना है आपको। ये नहीं आपके पास बेंजीन, बेंजीन का क्लोरीनीकरण करवाना। 3Cl2 इसलिए कि 6Cl जुड़ेगी इसके अंदर, हेक्साक्लोराइड, हेक्सा का मतलब 6Cl जुड़ेगी इसके ऊपर, इसलिए 6Cl ले लिए आप। क्लोरीनीकरण ही तो हो रहा है, क्लोरीन का योग जो है क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण। उपस्थिति किसकी है? प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज या प्रकाश की उपस्थिति में, पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। अब बनेगा क्या? अब तक आपने इससे पहले अभिक्रिया जितनी पढ़ी थी उनमें से प्रतिस्थापन अभिक्रिया बनी थी, लेकिन ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया न होकर एक योगात्मक अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन और योगात्मक में अंतर क्या है? प्रतिस्थापन में यह होता है किसी को निकाल दो और उसकी जगह जोड़ दो, लेकिन योगात्मक में क्या होगा? निकालना किसी को नहीं है लेकिन सिर्फ जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे? नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन बेंजीन इसमें कहीं भी नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? जोड़ना ऐसे है कि ये तापमान जैसे ही मिलेगा ये बंद, इसके डबल बंद टूटेंगे, डबल बंद टूटेंगे तो ये एक बेंजीन न रहकर अब ये क्या बन गई है? साइक्लो। साइक्लो का मतलब एक चक्रीय यौगिक, और साइक्लो 6 कार्बन है साइक्लो यौगिक में, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। हाइड्रोजन जो थे यहाँ पर वह इसके पास अभी तक है, वो नहीं निकलेंगे कभी भी, इसके हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे। तो इसमें जुड़ेंगे क्या? Cl। प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से था और एक Cl आपने लगा दिया। एक हाइड्रोजन तो पहले से था प्रत्येक कार्बन पर और Cl आप लगा रहे हो। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी लगा लेना चाहिए। ये हुई बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये है आपका BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पर नाम लिख रखा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन ये बेंजीन है क्या? दिखाई देने में बेंजीन जैसी है, लेकिन बेंजीन तब तक नहीं है जब तक इसमें डबल बंद, 3 डबल बंद या बीच में गोला नहीं बनाया गया, तब तक इसे बेंजीन नाम नहीं दे सकते। और इसमें डबल बंद क्या हो गए? टूट गए। तो इसका नाम जरूर भ्रामक है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नाम से कभी भी संरचना नहीं बनानी। इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम जैसे दे रखी है गैमेक्सिन है, लिंडेन है, और एक और
नाम है वो याद रखने वाला, 666 इसे नाम दिया गया है। अब इसका नाम 666 क्यों दिया गया, ये इस संरचना से पता लगेगा कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं पूरी संरचना में 6 है, क्लोरीन भी कितने जोड़े हैं आपने 6, तो हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन भी 6 है, क्लोरीन भी 6 है, इसलिए इस नाम क्या दे दिया इसका 666 666। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, कहीं इस पर भी एक नंबर दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 लिख लिए पहले तो, लेकिन किसके लिए लिखे, प्रतिस्थापी हाइड्रोजन का तो कभी नाम लिखा ही नहीं जाता, क्लोरीन का लिखा जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो, अब बाद में क्या बचा ये साइक्लो, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है 6, 6 के लिए क्या आएगा हेक्स, वो सारों में बंद सिंगल ही है तो हेक्सेन होगा। तो हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, कौन सा नाम है इसका ये आईयूपीएसी। तो पहला यौगिक डीडीटी हो गया, दूसरा यौगिक है बीएचसी, दोनों का उपयोग पहले बता चुका हूं, कीटनाशी के तौर पर खटमल नियंत्रण में इनका उपयोग किया जाता है। अब इसमें बात आती है कि बेंजीन के कुछ समावेवी, इसके बीएचसी के कुछ समावेवी होते हैं, इसके कौन से समावेवी के अंदर नाम आते हैं अल्फा बीटा गामा डेल, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल हो गया, फाई हो गया, थीटा हो गया, 5 प्रकार के इसके समावेवी। इन समावेवी में एक नाम आता है गामा, ये गामा प्रकार का जो समावेवी है, इसमें एक लाइन जो दी गई है वो यही है कि गामा प्रकार का समावेवी इन अन्य सभी समावेवियों से आकार में छोटा होता है एवं इसकी भेदन क्षमता, भेदन क्षमता का मतलब किसी पर प्रहार करने की क्षमता या किसी को नष्ट किसको करेगा कीटनाशियों को, तो उन पर भेदन क्षमता जो है वो इसकी सबसे अधिक होती है, कौन से समावेवी की, गामा समावेवी की। ये आपका हो गया BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बात करें कि डीडीटी और BHC जो है इनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर विषैला प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, उपयोग करेंगे खेतों के अंदर, फसल जो है या अनाज जो है उनके ऊपर तो करते हैं करेंगे, तो उसका कुछ भाग जो है मृदा में चला जाता है, कुछ भाग वायुमंडल में चला जाता है, किसका, इन कीटनाशियों का। ये जो एक प्रकार की स्प्रे जो है वही तो होगी खेत में जो करते हैं मच्छर वगैरह को मारने के लिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो होता क्या है, कुछ भाग धरती के अंदर समाहित हो जाता है, कुछ भाग वायुमंडल में चला जाता है, जो वायुमंडल में जाएगा वह वापस से बारिश के साथ मृदा में आ जाता है। कुल मिलाकर सारा का सारा भाग कहाँ इकट्ठा हो रहा है, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर जो भाग इकट्ठा हो रहा है वापस से अनाज बोएंगे तो उसके अंदर अवशोषित होकर कहाँ आ जाएगा, अनाज के अंदर, और जो हम खाते हैं उसी के अंदर यह आ जाएगा और हमारी खाद्य श्रृंखला के अंदर यह प्रयुक्त हो जाता है और इसका प्रभाव होता है विषैला, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये हो गया। दूसरा बात करें कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता जो है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इनके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आती है। आपने ये भी देखा होगा कि खेत में एक बार यूरिया का उपयोग कर लिया, यूरिया है, एक और आती है डीएपी, एक बार उपयोग कर लेने के बाद दूसरी बार जब फसल बोएंगे तो यूरिया या डीएपी का उपयोग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फसल जो है क्या रह जाएगी, कमजोर, यानी सीधी सी बात उर्वरक क्षमता इसके उपयोग से क्या होगी, कमी होने के कारण वापस से हमें ये क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। यह डालेंगे तो वापस से उर्वरक क्षमता में एक बार जरूर वृद्धि होगी, लेकिन वापस से और अधिक उसकी उर्वरक क्षमता में क्या होती जाएगी, कमी। इसीलिए तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक जो पदार्थ है उनका उपयोग करना चाहिए, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया है, डीएपी है, इनका कम उपयोग खेतों में करना चाहिए। तो ये हो गया वातावरण पर प्रभाव, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका हो गया खत्म।
चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर 12वीं क्लास में ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में दूसरा स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ इसके पर्सन्स जो है वो देख लीजिए कि पर्सन करते कैसे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इसी चैप्टर के अभ्यासार्थ पर्सन जो है उनमें से पहला है, निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आने चाहिए, परीक्षा में आराम नहीं आते लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते, लेकिन ऐसे पर्सन जरूर आने चाहिए कि कौन सा यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। अब हैलोफॉर्म अभिक्रिया आपने कौन कौन से यौगिकों में देखी, आपको दो संरचनाएं बनाई थी, तो यौगिक कौन से दिए गए पहले वो मैं नाम लिख देता हूं। एक तो दिया गया मेथेनॉल, दूसरा दिया गया है एथेनॉल, तीसरा दिया गया है 1 प्रोपेनॉल और चौथा दिया गया है 1 ब्यूटेनॉल। प्रश्न क्या था कि इन यौगिकों में से कौन सा यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, कौन सा करेगा। आपके पास दो संरचनाएं दी गई थी, एक ये थी CH3 CrHOH और एक आपके पास ये थी CH3 C++OR। और यहां लिखा गया था कि जो R है उसे CH3 या कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एल्किल भी लिख सकते हैं आर्किल में, या उसके में हाइड्रोजन, यही कहा गया था। तो इसमें कितने प्रकार के, पहली बात तो ओल शब्द आ रहा है सारों के अंदर, मैथेनॉल लिखा गया हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में लिख लिया। ओल शब्द सारों में आ रहा है। अब ओल आ रहा है तो ओल आता है किसके लिए, IUPAC में एल्कोहल के, किसके लिए आता है, एल्कोहल का अनुलग्न होता है क्या, ओल। पहली बात तो ये तो आपके पास कीटोन या एल्डिहाइड और ये आपके पास क्या है, एल्कोहल, तो इसकी संरचना में से कोई होगा ही एल्कोहल। तो एल्कोहल में एक तो बताया, या तो R ले लो, R का मतलब CH3 COH, यहाँ पर H और R का मतलब कोई कार्बन श्रृंखला एक कार्बन का ले लो। दूसरा कि R की जगह हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, तो CH3 CHOH और यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, तो ये यौगिक क्या बन गया, यहाँ पर ये यौगिक यही है CH3 CH2OH। तो दो प्रकार के यौगिक बन रहे हैं, एक तो है प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री, दूसरा है 2 डिग्री अल्कोहल। कार्बन की संख्या 2 है तो कैसा बनेगा, प्राथमिक। कार्बन की संख्या 2 से अधिक होते ही उसे कैसा होना पड़ेगा, द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री। अब इन ऑप्शंस में एक दिया गया है मेथेनॉल। मेथेनॉल आपका होता है CH3OH, एक मेथ का मतलब एक कार्बन, ओल का मतलब OH। एथेनॉल, एथ का मतलब 2 कार्बन, CH3 CH2OH। प्रोपेनॉल, और उसमें भी एक 1 प्रोपेनॉल मतलब एक नंबर पर कौन लगा हुआ है, OH। 1 इसीलिए दिया गया है कि एक नंबर पर आपको किसको जोड़ना है, OH, यहाँ पर जोड़ दिया OH। और चौथा जो है इसका सूत्र है 4, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, CH3 CH2 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 और यहाँ पर जोड़ दिया क्या, OH। इन दो यौगिक में से एक ये रहा, एक ये रहा, इन चारों में से कौन सा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको CH3 CH2OH ये रहा, तो ये यौगिक दर्शाएगा। इसमें कार्बन ही एक है, तो कहीं भी कोई यौगिक ऐसा नहीं है जो एक कार्बन वाला हो और हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाए, तो ये कभी नहीं दर्शा सकता। ये दर्शाएगा क्या, नहीं दर्शा सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी बताया था कि 2 से अधिक कार्बन की संख्या हो जाए तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ही दर्शा पाएगा। इसमें कार्बन की संख्या 3, इसमें 4, लेकिन 1 डिग्री है दोनों के दोनों यौगिक। ये अल्कोहल भी 1 डिग्री है, क्यों, क्योंकि जो OH जुड़ा हुआ है वह हमें एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक से डायरेक्ट बंधित है। यहाँ भी ये जो है एक से डायरेक्ट बंधित है, तो 1 डिग्री है। तो ये यौगिक भी नहीं दर्शा सकता, ये यौगिक भी नहीं दर्शा सकता। सिर्फ आंसर कौन सा आएगा, 2 नंबर या 20 जो है वह। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में आगे इसके पहले प्रश्न देखेंगे कुछ, फिर आगे नेक्स्ट
चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो दिया गया है वो नेक्स्ट क्लास